स्वागत है आपका। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। पहले आप इसे देख ले, फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। ओके। लिबरल आइडियलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस का एक ऑप्टिमिस्टिक इमेज हमारे सामने प्रस्तुत करती है। ऑप्टिमिस्टिक इसलिए क्योंकि लिबरल आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन को अचीव किया जा सकता है यदि हमारे पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यदि कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है। दैट मीन्स यदि कंट्रीज आपस में बहुत अधिक ट्रेड करती हैं, तो इस स्थिति में इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज के बीच कॉपरेशन को अचीव किया जा सकता है। कंट्रीज अपने डिस्प्यूट्स, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली रिजॉल्व कर सकती हैं बिना बिना युद्ध, वॉर का सहारा लिए। ओके, 1920s का जो दौर था, इस दौर को समझाने के लिए लिबरल आइडियाज सटीक थे, लिबरल अप्रोच जो है वो सटीक था। लेकिन 1930s और 40s में जो घटनाएं घटती हैं, ये घटनाएं लिबरल थिंकिंग के जस्ट ऑपोजिट थी। ओके, लिबरल प्रिडिक्शन, लिबरल एजम्पशंस के जस्ट ऑपोजिट थी। इकोनॉमिक डिप्रेशन, और इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद इंटरनेशनल ट्रेड जो है, कंट्रीज के बीच जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था वो एकदम जीरो के लेवल पर आ जाता है। कंट्रीज प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाने लगती है। ओके, उसके बाद लीग ऑफ नेशन का फेल हो जाना, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1919 में, और ये लीग ऑफ नेशन पूरी तरह से फेल हो जाता है। और लीग ऑफ नेशन का सबसे बड़ा फेलियर क्या था? वर्ल्ड वॉर 2। तो जो घटनाएं घट रही थी 1930s और 40s में, जो घटनाएं घट रही थी, इससे एक बात तो तय हो गया कि इंटरनेशनल रिलेशन का जो इमेज है वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है कहीं से भी, ये पेसिमिस्टिक है, निराशावादी है। यहाँ पे कंट्रीज जो है वो अपने इंटरेस्ट को लेकर कंसर्न है, कॉपरेट करना नहीं चाहती। कंट्रीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नेशनल इंटरेस्ट। और अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए हर कंट्री पावर के पीछे भाग रही है। ये बात समझ में आ गई। ओके, तो ये जो नया इमेज इंटरनेशनल रिलेशन का उभर कर सामने आता है 1930s और 40s में, इस नए इमेज को समझाने के लिए एक नए अप्रोच की जरूरत पड़ी। और जरूरत थी कि ये जो नया अप्रोच है ये भी पेसिमिस्टिक हो, लिबरल आइडियलिज्म की तरह ऑप्टिमिस्टिक ना हो। ओके, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में एक नए अप्रोच का सृजन होता है, एक नया अप्रोच बनाया जाता है। ओके, इंटरनेशनल रिलेशंस में दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समझाने के लिए एक नए नजरिए का विकास होता है। और ये जो नया अप्रोच है ये अपने बेसिक आइडियाज को कहां से बोरो करता है? थ्यूसिडाइड्स, मैकियावेली और हॉब्स जैसे थिंकर, पास्ट के थिंकर्स, इन थिंकर्स से बोरो करता है। ये जो थिंकर्स हैं इनमें कॉमन क्या है? ये थिंकर्स जो हैं इन्होंने जब अपने समय में जब दुनिया को समझाया, ह्यूमन नेचर को समझाया, तो इन्होंने भी अपने बात को रखने के लिए एक पेसिमिस्टिक अप्रोच को अपनाया था। फॉर एग्जाम्पल थ्यूसिडाइड्स की अगर हम बात करें तो थ्यूसिडाइड्स ने पेलोपोनेशियन वॉर के हिस्ट्री को लिखा। एथेंस और स्पार्टा के बीच में जो वॉर हुआ, पेलोपोनेशियन वॉर, उसके हिस्ट्री को थ्यूसिडाइड्स ने लिखा। और थ्यूसिडाइड्स अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर में कहते हैं कि एथेंस और स्पार्टा के बीच ये युद्ध क्यों हुआ। थ्यूसिडाइड्स कहते हैं ये युद्ध सिर्फ फियर और इनसिक्योरिटी की वजह से हुआ। एथेंस की शक्ति, एथेंस का पावर धीरे धीरे बढ़ रहा था, और एथेंस के इस बढ़ते पावर को देखकर स्पार्टा के बीच इनसिक्योरिटी, फियर की भावना उत्पन्न होती है। क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो धीरे धीरे एथेंस की तरफ शिफ्ट हो रहा था, तो स्पार्टा इनसिक्योर हो जाता है, फियरफुल हो जाता है, और इसके वजह से स्पार्टा एक अलायंस बनाता है। और इस अलायंस के बनने के बाद वो एथेंस के साथ युद्ध करता है ताकि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो वापस स्पार्टा की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो फियर, इनसिक्योरिटी, यही कारण था पेलोपोनेशियन वॉर के पीछे। मैकियावेली अपनी किताब द प्रिंस में लिखते हैं कि एक रूलर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नेशनल इंटरेस्ट, अपना स्टेट का सर्वाइवल, अपने राज्य का प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट। ये एक रूलर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, नेशनल इंटरेस्ट। और अपने इस प्रायोरिटी को अचीव करने के लिए एक रूलर किसी भी हद तक जा सकता है।
ओके, एक रूलर के लिए कोई भी मॉरल प्रिंसिपल नहीं है, कोई मोरालिटी का प्रिंसिपल नहीं है। अपने स्टेट को, अपने राज्य को प्रिजर्व करके रखने के लिए एक रूलर किसी भी हद तक जा सकता है। और अपने राज्य को, अपने स्टेट को आप प्रिजर्व कैसे रखेंगे? जब आपके पास पावर होगा तब। दैट मीन्स कि मैकियावेली कहते हैं कि पावर को एक्वायर करने के लिए एक रूलर किसी भी माध्यम, किसी भी मीन्स, किसी भी साधन का वो प्रयोग कर सकता है। हॉब्स भी कुछ इसी तरह ह्यूमन नेचर का पेसिमिस्टिक इमेज प्रेजेंट करते हैं अपनी किताब लिवायथन में। वहां पर हॉब्स बात करते हैं स्टेट ऑफ नेचर की। स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसी अवस्था है जहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, लोगों के बिहेवियर, लोगों के एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, एनार्की है। ठीक है, तो एक ऐसी ही एनार्किक स्थिति में इंडिविजुअल्स जो है उन्हें अपना संरक्षण, अपने जीवन का संरक्षण खुद करना होता है। ओके, तो ये जो एनार्किक कंडीशन है, स्टेट ऑफ नेचर है, ये बहुत ही पेसिमिस्टिक है। यहां पर एक इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को लेकर सिर्फ कंसर्न्ड है और अपने इंटरेस्ट को वो फुलफिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो हॉब्स के अकॉर्डिंग जो स्टेट ऑफ नेचर है वो एक ऐसी स्थिति है जहां पर देयर इज वॉर ऑफ वन अगेंस्ट ऑल एंड ऑल अगेंस्ट वन। ठीक है, हॉब्स कहते हैं अपनी किताब में कि स्टेट ऑफ नेचर में जो लाइफ है वो कैसा होगा, इट विल बी सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। ओके, तो पेसिमिस्टिक इमेज हॉब्स प्रेजेंट करते हैं अपनी किताब लिवायथन में। इंटरनेशनल सिस्टम को अगर आप देखें तो ये भी एक एनार्की है, क्योंकि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। कंट्रीज को अपना संरक्षण, अपना हेल्प खुद करना होगा। तो इंटरनेशनल सिस्टम भी एक ऐसा सिस्टम है जहां पे देयर इज वॉर ऑफ वन अगेंस्ट ऑल। ओके, आपको अपना सुरक्षा, अपना संरक्षण खुद करना है, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इन थिंकर्स के आइडियाज को बोरो करते हुए आईआर के कुछ स्कॉलर एक नए अप्रोच का सृजन करते हैं, एक नया अप्रोच बनाते हैं जिसे वो रियलिज्म कहते हैं। रियलिज्म नाम यहां पर रियलिज्म रखा गया, यथार्थवाद, और इसलिए रखा गया क्योंकि जो डोमिनेंट आइडियाज थे उस वक्त 1920s की लिबरल आइडियाज, उन आइडियाज को ये इस बात को दर्शाने के लिए इस अप्रोच का नाम रियलिज्म रखा गया कि ये जो लिबरल आइडियाज हैं ये आइडियलिस्टिक है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन हमारा ये जो अप्रोच है, रियलिस्ट अप्रोच, ये प्रैक्टिकल है। रियलिस्ट अप्रोच जो है ये बात करता है व्हाट इज, जो है उसकी बात उसके बारे में बात करता है, ना कि क्या हो सकता है। रियलिस्ट अप्रोच जो घटनाएं घट रही हैं, जिन कारणों से घट रही हैं, उन्हें वो समझाता है। क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वो फिक्र नहीं करता। ओके, तो 1930s और 40s में जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं को समझाने के लिए ये अप्रोच सटीक था, रियलिस्ट अप्रोच। कई इंपॉर्टेंट स्कॉलर हुए, E.H. कार, मॉर्गेनथाउ, हैंस जे मॉर्गेनथाउ। हम इन दो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स को इस वीडियो में समझेंगे। इनके अलावा भी कई स्कॉलर्स थे, रेनॉल्ड नीबर, जॉर्ज कीनन। जॉर्ज कीनन को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मिस्टर एक्स कहा जाता है, इंपॉर्टेंट बात है। ओके, लेकिन हम यहां पर दो इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स को देखेंगे, स्कॉलर को देखेंगे, E.H. कार और हैंस जे मॉर्गेनथाउ। ओके, तो चलिए देखते हैं। E.H. कार ने 1939 में एक किताब लिखी, 20 Years Crisis। इस किताब में उन्होंने लिबरल अप्रोच को बहुत क्रिटिसाइज किया और इसी किताब में उन्होंने जो लिबरल अप्रोच है उसके लिए यूटोपियन शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि ये जो लिबरल अप्रोच है ये यूटोपियन है। यूटोपियन का मतलब आइडियलिज्म ही इसका मतलब होता है, सिनोनिम है। यूटोपियन मतलब वैसी चीजें जिन्हें कभी हकीकत में नहीं लाया जा सके, ठीक है, जो हमारे ख्यालों में ही एग्जिस्ट करती हैं, आदर्शों में ही जो एग्जिस्ट करती है, जिन्हें हकीकत में नहीं लाया जा सके। E.H. कार कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन इज मोर अबाउट कॉन्फ्लिक्ट देन अबाउट कोऑपरेशन। उनका कहना है कि इंटरनेशनल रिलेशन इज अबाउट कॉन्फ्लिक्ट। अगर हकीकत आप देखें तो इंटरनेशनल रिलेशन इज ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, नॉट कोऑपरेशन। अपने बात को वो प्रूव करने के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। देखिए, E.H. कार कहते हैं कि जैसे लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसी तरह कंट्रीज के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे दो लोग कभी भी इक्वली पावरफुल नहीं हो सकते, उसी तरह दो कंट्रीज भी कभी इक्वली पावरफुल नहीं हो सकती। कोई कंट्री दूसरे कंट्री से अधिक पावरफुल होगा
जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अधिक पावरफुल होता है या कम पावरफुल होता है, उसी तरह एक कंट्री दूसरे कंट्री से या तो अधिक पावरफुल होगी या तो कम पावरफुल होगी। ओके, ईएचकार फिर कहते हैं कि जो कंट्री अधिक पावरफुल है, पावरफुल पोजीशन में है, वो हमेशा चाहेगी कि अपने पोजीशन को प्रिजर्व करके रखे। ओके, हमेशा वो पावरफुल ही रहना चाहेगी, वो कभी वीक पोजीशन पे नहीं आना चाहेगी। और जो कंट्री वीक है, जो कंट्री वीक है, वो हमेशा चाहेगी कि वो किसी तरह पावरफुल बन जाए। ओके, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहेगा पावरफुल और वीक के बीच में। पावरफुल हमेशा चाहेगा कि वो अपने प्रिविलेज्ड पोजीशन को, अपने पावरफुल पोजीशन को बनाए रखे, बरकरार रखे। वीक जो है वो हमेशा चाहेगा कि इस स्टेटस को ब्रेक किया जाए और वो भी पावरफुल बन जाए। ओके, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहेगा। तो ईएचकार ने कहा कि वर्ल्ड वॉर 2 कुछ नया नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2 कुछ नया नहीं था। ये दो ग्रुप के बीच संघर्ष था, हैव एंड हैव नॉट्स। हैव मतलब जिनके पास पावर है, जो अपने पावर को लेकर सेटिस्फाइड है और अपने इस पावर पोजीशन को जो होल्ड करके रखना चाहते हैं, प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले इस स्थिति में कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, ये पावरफुल स्थिति में थे। ये अपने पावर को प्रिजर्व करके रखना चाहते थे और इनके पावर को चैलेंज कौन कर रहा था? हैव नॉट्स, जिनके पास पावर नहीं थी। ओके, जो डिससेटिस्फाइड थे अपने स्टेटस को लेकर। ओके, और ये डिससेटिस्फाइड कंट्रीज पावर्स कौन थी? जर्मनी, इटली, जापान। ओके, ये स्टेटस को ब्रेक करना चाहती थी। ये हैव नॉट्स थी। इन्हें दुनिया में वो प्रोमिनेंट पोजीशन नहीं मिला था जो ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए को मिला था। ओके, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस अपनी पोजीशन को प्रिजर्व करके रखना चाहती थी। जर्मनी, इटली, जापान ये स्टेटस को ब्रेक करना चाहती थी। ओके, यथास्थिति को ब्रेक करना चाहती थी। ओके, और खुद पावरफुल पोजीशन में आना चाहती थी। बस अब क्या था? हैव और हैव नॉट्स के बीच में संघर्ष हुआ। ओके, और वर्ल्ड वॉर 2 था, इसमें कुछ नया नहीं था। तो ईएचकार इस तरह से समझाते हैं वर्ल्ड वॉर 2 को। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट जो रियलिज्म जो अप्रोच है, इसे एक सबसे सटीक तरीके से अगर किसी ने समझाया तो वो थे हैंस मॉर्गेनथाउ। मॉर्गेनथाउ ने रियलिज्म को बहुत अच्छे से समराइज किया। 1948 में उनकी किताब प्रकाशित हुई, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। ये एक लैंडमार्क किताब है, एक लैंडमार्क बुक है इंटरनेशनल रिलेशन, रियलिज्म के ट्रेडिशन में ये एक लैंडमार्क बुक है। हैंस जे मॉर्गेनथाउ बेसिकली वो जर्मनी से बिलोंग करते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वो यूएस से माइग्रेट कर जाते हैं और फिर वहीं पे वो बस जाते हैं। ओके, तो ये कहा जाता है कि यूएसए में रियलिज्म को इंट्रोड्यूस करने वाला अगर कोई था तो वो मॉर्गेनथाउ ही थे। ओके, मॉर्गेनथाउ से पहले यूएसए में जो डोमिनेंट अप्रोच अपनाया जाता था वो लिबरलिज्म का था। ओके, तो अपनी किताब पॉलिटिक्स अमंग नेशन में मॉर्गेनथाउ रियलिज्म का जो थ्योरेटिकल अप्रोच है, इसे बहुत खूबसूरती से समराइज करते हैं। कई बातों को वो लिखते हैं। यहां पर हम उनके 3 इंपॉर्टेंट बातों को समझेंगे। पहली बात जो उन्होंने कही रियलिज्म को लेकर, उन्होंने कही कि ह्यूमन नेचर इज द बेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। देखिए, मॉर्गेनथाउ कहते हैं कि जिस तरह एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर कंसर्न होता है और अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए वो पावर की खोज करता है, पावर को सीक करता है, उसी तरह एक स्टेट भी अपने इंटरेस्ट को लेकर कंसर्न होता है, क्योंकि स्टेट क्या है? वो इंडिविजुअल से ही मिलकर बना है ना। ओके, तो जिस तरह इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को लेकर कंसर्न है, उसी तरह स्टेट अपने इंटरेस्ट को लेकर कंसर्न है। हर स्टेट अपने इंटरेस्ट को लेकर कंसर्न होता है और अपने इंटरेस्ट, अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए हर स्टेट पावर की खोज करता है, अपने पावर को और अधिक बढ़ाना चाहता है। ओके, तो ये बेसिक असम्पशन है रियलिज्म का। यहां पर मॉर्गेनथाउ एग्जाम्पल लेते हैं हिटलर और मुसोलिनी का। वो कहते हैं कि हिटलर और मुसोलिनी को देखिए, इनकी जो पॉलिसीज है, इनकी पॉलिसीज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ इशारा करती है, कॉपरेशन की तरफ नहीं। हिटलर और मुसोलिनी जो पॉलिसीज अपना रहे थे वो ऐसी पॉलिसीज थी जिनके माध्यम से वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहते थे। ये नहीं कि वो वर्ल्ड पीस चाहते हो
ओके, या यूरोप में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ कोऑपरेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हो? नहीं। तो एक स्टेट, एक कंट्री भी अपने इंटरेस्ट को लेकर कंसर्न होता है, जिस तरह एक इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को लेकर कंसर्न होता है। ओके, और अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए एक कंट्री, एक स्टेट के पास एक ही रास्ता होता है, एक ही माध्यम होता है, और वो है पावर। तो हर कंट्री पावर को सीख करता है। ओके, मॉर्गेनथाउ कहते हैं कि रियलिस्ट एनालिसिस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ह्यूमन नेचर से ही शुरू होता है। ह्यूमन नेचर के प्रति वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। वो ये नहीं कहते कि ह्यूमन नेचर कोऑपरेटिव होता है, ओके, पीसफुल होता है, वो नहीं। वो एकदम नेगेटिव इमेज लेते हैं ह्यूमन नेचर का। ह्यूमन नेचर ऐसा होता है, वो प्लेन बैड। इसलिए मॉर्गेनथाउ कहते हैं कि एक कंट्री, एक स्टेट दूसरे कंट्री के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह वो अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना चाहता है उस तरह उसका नेबर भी अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना चाहता है। तो दो कंट्री एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। हर किसी को अपना इंटरेस्ट खुद फुलफिल करना है। ओके, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है रियलिज्म का। ओके, मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी हम जिस रियलिज्म को समझ रहे हैं इसे क्लासिकल रियलिज्म कहा जाता है। मॉर्गेनथाउ की जो रियलिज्म है वो क्लासिकल रियलिज्म की श्रेणी में आएगी। ओके, उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉर्गेनथाउ से रिलेटेड, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है, इंटरनेशनल सिस्टम जो है, इंटरनेशनल सिस्टम का जो नेचर है वो एनार्किक है। एनार्किक का मतलब है कि देयर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। ओके, कंट्री के भीतर, कंट्री के बाउंड्री के भीतर एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो कंट्री में रह रहे लोगों के बिहेवियर, उनके एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी इस तरह की गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। तो कंट्रीज के बिहेवियर, कंट्रीज के एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम कैसा है, इंटरनेशनल सिस्टम का जो नेचर है वो कैसा है, वो एनार्किक है। एनार्किक का मतलब ही यही होता है कि नो सेंट्रल अथॉरिटी, नो वर्ल्ड गवर्नमेंट। और इस एनार्किक स्थिति में, ये जो एनार्किक स्थिति है, ये कैसे इसको आप डिफाइन करेंगे? एक ऐसा कंडीशन है जहां पर सॉवरेन स्टेट्स जो कि आर्म्ड है, आर्म्ड का मतलब है कि हर कंट्री के पास मिलिट्री है, आर्मी है। ओके, उनके पास वो हर साधन है जिसके माध्यम से वो किसी दूसरे कंट्री को नुकसान पहुंचा सके। आर्म्ड सॉवरेन स्टेट्स एक दूसरे को, मतलब आर्म्ड सॉवरेन स्टेट्स से इंटरनेशनल सिस्टम भरा हुआ है, लेकिन इन आर्म्ड सॉवरेन स्टेट्स को रेगुलेट करने के लिए, इनके एक्टिविटीज और बिहेवियर्स को रेगुलेट करने के लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। तो इस स्थिति में क्या है, यहां पर हम मॉर्गेनथाउ ये भी कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होगी वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से डिफरेंट होगी। डिफरेंट इन द सेंस कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करती है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो नेचर होगा वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से पूरी तरह से डिफरेंट होगा। ओके, तो क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर एनार्की है, यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है कंट्रीज के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, इसलिए हर कंट्री को अपना संरक्षण, अपनी सुरक्षा खुद करनी है। हर कंट्री को अपने इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन खुद करना है। वो किसी दूसरे कंट्री के ऊपर रिलाय नहीं कर सकता, भरोसा नहीं कर सकता। ओके, सेल्फ हेल्प अप्रोच अपनाना है हर कंट्री को, और एक कंट्री अपना प्रोटेक्शन, अपना प्रिजर्वेशन, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कब कर पाएगा? जब उस कंट्री के पास पावर होगा। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर। अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति पर केंद्रित है। रियलिज्म का ये सेकंड बेसिक एजम्पशन है। ओके, मॉर्गेनथाउ लिखते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर। Whatever the ultimate aim of international politics be, power is always the immediate aim. हमारा अंतिम लक्ष्य कुछ भी हो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, लेकिन जो हमारा मौजूदा लक्ष्य है, जो हमारा इमीडिएट एम है, वो हमेशा पावर को एक्वायर करना होगा। ओके, ये सेकंड बेसिक एजम्पशन है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट एजम्पशन है मॉर्गेनथाउ के द्वारा रियलिज्म का,
वो है साइक्लिक व्यू ऑफ हिस्ट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, इसे समझिए। साइक्लिक व्यू ऑफ हिस्ट्री का मतलब क्या है? देखिए, रियलिज्म के अकॉर्डिंग हिस्ट्री में प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। हम आज जैसे हैं और आज से 100 साल पहले जैसे थे, इसमें कोई अंतर नहीं है। कहने का मतलब है इंटरनेशनल लेवल की हम बात कर रहे हैं। एक कंट्री के भीतर प्रोग्रेस हो सकता है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कर सकता है, ओके, और भी कई तरह के प्रोग्रेस है वो हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकता। इंटरनेशनल सिस्टम में कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकता, वो जैसा था वैसा ही है, साइक्लिक नेचर है। इसे हमें समझना है थोड़े अच्छे तरीके से, तो आइए हम समझते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम का नेचर कैसा है? एनार्की, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, एनार्की। ये बात क्लियर है। इंटरनेशनल सिस्टम का नेचर कैसा है? एनार्की, नो सेंट्रल अथॉरिटी। ओके, इस एनार्की में जो यूनिट्स हैं वो कौन है? सॉवरेन स्टेट्स। सॉवरेन शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं। सॉवरेन का मतलब है संप्रभु, एक स्टेट जो इंडिपेंडेंट है अपने इंटरनल मैटर में, अपने एक्सटर्नल मैटर में वो इंडिपेंडेंट है। कोई और उनके मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता, इंटरनल या तो एक्सटर्नल। तो एनार्की जो नेचर है हमारे इंटरनेशनल सिस्टम का वो कैसा है? एनार्किक है। और इस एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट्स कौन है? सॉवरेन स्टेट्स, कंट्रीज, ये यूनिट्स हैं। और इन कंट्रीज को अपना संरक्षण खुद करना होता है, कोई इनका हेल्प नहीं करेगा। एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि दूसरे कंट्री को भी उसे अपना मदद खुद करना होता है। ओके, तो सेल्फ हेल्प अप्रोच हर कंट्री अपनाते हैं। हर कंट्री को अपना इंटरेस्ट खुद फुलफिल करना होता है। ओके, और अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए एक कंट्री के पास, एक स्टेट के पास एक ही माध्यम होता है और वो है पावर। तो जब हर कंट्री पावर को परस्यू कर रहा है, पावर को फॉलो कर रहा है, तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल सिस्टम में जो कि एनार्किक है, स्ट्रगल फॉर पावर होगा। स्ट्रगल फॉर पावर होगा, हर कंट्री पावर के लिए स्ट्रगल करेगा। और जब पावर के लिए स्ट्रगल होगा, इस स्ट्रगल ऑफ पावर की वजह से एक बैलेंस ऑफ पावर की स्थिति उत्पन्न होगी। बैलेंस ऑफ पावर, अभी आपको यह समझना है। मान लीजिए 3-4 कंट्रीज हैं, 4 कंट्रीज आपस में स्ट्रगल कर रहे हैं पावर के लिए। ओके, एक ऐसा बिंदु आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर इन चारों कंट्रीज ए, बी, सी और डी, इन चारों कंट्रीज के पावर के बीच एक बैलेंस हो जाए, एक इक्विलिब्रियम की स्थिति आ जाए। दैट मीन्स कि ए और बी का पावर इक्वल हो जाए, बी और सी का पावर इक्वल हो जाए, सी और डी का पावर इक्वल हो जाए। ओके, एक बैलेंस मेंटेन हो जाए। दैट मीन्स बी के पास जितना पावर है ए के पास भी उतना ही पावर है, सी के पास जितना पावर है ए के पास। तो स्ट्रगल ऑफ पावर का नतीजा क्या होगा? एक बैलेंस ऑफ पावर की स्थिति उत्पन्न होगी। ओके, और जब ये बैलेंस ऑफ पावर की स्थिति आ जाएगी, तभी इस इंटरनेशनल सिस्टम में जो कि एनार्किक है, यहां पर पीस होगा, शांति होगी। बैलेंस ऑफ पावर जब तक मेंटेन रहेगा तब तक शांति होगी। तो आपको यहां समझना है कि अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, यथार्थवाद के अनुसार पीस का डेफिनेशन क्या है? पीस इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ वॉर। पीस इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ वॉर। तो सॉवरेन स्टेट्स पावर के लिए स्ट्रगल करेंगे, एक पॉइंट आएगा जब पावर बैलेंस हो जाएगा और वही पॉइंट में पीस होगा। ओके, स्टेबिलिटी होगी, पीस होगी। जैसे ही ये बैलेंस ब्रेक करेगा, जैसे ही ये बैलेंस जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, ए और बी का पावर जो है सी और डी से अधिक हो जाएगा, तब फिर से तब क्या होगा? वॉर। जैसे ही बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हो जाएगा तब होगा वॉर। ओके, युद्ध होगा। फिर युद्ध के बाद बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हो गया, फिर से एक एनार्की की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ओके, फिर से सॉवरेन स्टेट्स अपने सेल्फ हेल्प के लिए पावर को परस्यू करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, फिर से एक बैलेंस ऑफ पावर स्टैब्लिश किया जाएगा, फिर से पीस आएगा, फिर जब बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब होगा फिर से वॉर होगा। तो रियलिज्म के अनुसार जब तक एनार्की है, जब तक सॉवरेन स्टेट्स हैं, तब तक इंटरनेशनल सिस्टम में कोई प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। प्रोग्रेस के लिए या तो आप एनार्की को हटाएं, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट लाएं, या तो सॉवरेन स्टेट्स का जो सिस्टम है इसे ही हटा दें।
जब तक सॉवरेन स्टेट्स का सिस्टम है, जब तक एनार्की है, तब तक इंटरनेशनल सिस्टम में कोई प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इस साइकिल को समझाते हुए रियलिस्ट थिंकर कहते हैं कि 1815 की अगर हम बात करें, 1850 में नेपोलियन की हार होती है और एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन होता है, कांग्रेस ऑफ वियना। ठीक है, कांग्रेस ऑफ वियना के द्वारा एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन, एक बैलेंस ऑफ पावर अचीव किया जाता है। हर वॉर के बाद एक बैलेंस ऑफ पावर होगा। तो 1815 में एक वॉर हुआ, ठीक है, नेपोलियन की हार हुई, उसके बाद बैलेंस ऑफ पावर की स्थिति आई कांग्रेस ऑफ वियना के द्वारा। ओके, 1815 से लेकर 1914 तक ये बैलेंस मेंटेन रहा। 1914 में बैलेंस गड़बड़ा गया, डिस्टर्ब हो गया, तो फिर क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर वन हुआ। ओके, वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या हुआ? पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ओके, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर से एक बैलेंस ऑफ पावर एस्टैब्लिश किया गया। ओके, 1939 आते आते ये भी बैलेंस ऑफ पावर जो है डिस्टर्ब हो गया। ओके, तो पीस ऑफ पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बैलेंस ऑफ पावर एस्टैब्लिश किया गया, जब वो ब्रेक हो गया तो फिर क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर टू हुआ। ओके, वर्ल्ड वॉर टू के बाद फिर क्या हुआ? यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। अभी यूनाइटेड नेशंस में बैलेंस ऑफ पावर कहाँ है? बैलेंस ऑफ पावर सिक्योरिटी काउंसिल में है। 5 इंपॉर्टेंट पावर है दुनिया में और इनके बीच अभी बैलेंस मेंटेन है। सिक्योरिटी काउंसिल में हर किसी के पास एक वीटो है, तो एक बैलेंस मेंटेन है। ओके, तो रियलिस्ट के अकॉर्डिंग अगर ये बैलेंस कभी डिस्टर्ब होता है तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। अगर ये बैलेंस मेंटेन रहता है, जो कि मेंटेन रहेगा, तो वॉर होने की संभावना नहीं है। तो जब तक एनार्किक सिस्टम होगा, जब तक सॉवरेन स्टेट्स का सिस्टम होगा, तब तक इंटरनेशनल सिस्टम में कोई प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। ये साइक्लिक नेचर में ये चलता रहेगा। लिबरल आइडियाज जो है इसके जस्ट ऑपोजिट है। लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल रिलेशन में प्रोग्रेस पॉसिबल है। ओके, हम इसे आगे डिटेल में समझेंगे जब हम लिबरलिज्म को और डिटेल में जानेंगे तो। ओके, तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि 1920s में लिबरल आइडियलिज्म डोमिनेंट वे था, इंटरनेशनल रिलेशंस में थिंकिंग का डोमिनेंट वे था। 30s और 40s में जो डोमिनेंट वे आ गया वो था रियलिज्म। ओके, और रियलिस्ट अप्रोच जो था वो स्कॉलर और पॉलिटिशियन दोनों के बीच काफी पॉपुलर हुआ। ओके, लेकिन हमें ये नहीं समझना है कि लिबरलिज्म पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। हाँ, 1940s 50s 30s इस दौर को समझाने के लिए रियलिज्म सटीक था, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो विश्व हमें देखने को मिलता है, जो वैश्विक स्थिति, जो ग्लोबल ऑर्डर इमर्ज करके आता है, वो डिफरेंट था। ओके, हम देखेंगे कि फिर से लिबरलिज्म का रिवाइवल होगा, नियो लिबरलिज्म की उत्पत्ति होगी। नियो लिबरलिज्म के साथ साथ फिर नियो रियलिज्म आएगा। इसके बाद एक और नया अप्रोच आएगा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिस्ट अप्रोच। ओके, तो ये जो थ्योरीज आएंगी इसके बाद, नियो लिबरलिज्म, नियो रियलिज्म, मार्क्सिस्ट अप्रोच, ये और अधिक कॉम्प्लिकेटेड होंगी और ये दुनिया का एक और बेहतर इमेज, एक और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हमारे सामने प्रस्तुत करेगी। ओके, तो ये जो था आज हमने जो देखा, दिस इज कॉल्ड क्लासिकल रियलिज्म। ओके, हम अपने जो हमारा जो पूरा कोर्स होगा इंटरनेशनल रिलेशंस का, उसमें हम समझेंगे कि क्लासिकल रियलिज्म, नियो रियलिज्म, इसमें क्या अंतर है। ओके, हम इसे डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी जो मैंने आपको समझाया इस वीडियो में, इसे कहते हैं क्लासिकल रियलिज्म और इनके जो मेन थिंकर है वो है मॉर्गनथाउ, इसके अलावा E.H. कार्ल। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरीज के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।